आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तिया मुजीब। शुरुआत करेंगे उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए खबरों की तरफ रुख करेंगे। जनूबी कश्मीर कुलगाम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि एनकाउंटर वहां पे शुरू हुआ है। मोटरगाम कुलगाम में एनकाउंटर जारी है और झड़प में एक फौजी एहलकार हलाक हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में ये झड़प देखने को मिल रही है। कुलगाम से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जनूबी कश्मीर कुलगाम से, जहां पर मोटरगाम कुलगाम में एनकाउंटर जारी है। झड़प में एक फौजी एहलकार हलाक हुआ है। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में लिया है। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंटों के दरमियान एक झड़प शुरू हुई, जिसमें एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। और फिलहाल कहा जा रहा है कि तमाम रास्तों पर बड़े पैमाने पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहां पर है और जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है। और आखिरी इतलात तक फिलहाल कहा जा रहा है कि इस इलाके में अभी भी गोलियों का तबादला जारी था। जनूबी कश्मीर कुलगाम से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में ये झड़प देखने को मिली। फिलहाल कहा जा रहा है कि मोटरगाम इलाके में आज दोपहर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें से एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। फिलहाल ये खबर सामने आ रही है और आखिरी इतलात तक उस इलाके में अभी भी जो गोलियों का तबादला था वो वहां पर जारी था। जनूबी कश्मीर कुलगाम का जो मोटरगाम इलाका है वहां पर ये एनकाउंटर देखने को मिला और फिलहाल कहा जा रहा है कि एक सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें कि एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच में ये झड़प है और तमाम दाखिली और खारजी रास्ते फिलहाल वहां पर बंद कर दिए गए। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ सीधा हामिद ज्वाइन कर चुके हैं कुलगाम से। हामिद, बताएगा क्या कुछ फिलहाल जानकारी आपके पास? हम बात करेंगे, इस वक्त गोलियों का तबादला जो है दोनों तारकन के दरमियान बंद हो पड़ा है, मगर सुबह सवेरे से यहाँ पे ये तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी, जहाँ पे फोर्सेस को ये ताकि यहाँ पे कई मिलिटेंट छुपे हुए गाँव में और इसका घेराव कर दिया गया। उसके बाद तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई। जो भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है। और तलाशी कार्रवाई के दौरान एक मकान की तलाशी जब ली गई तो वहां पे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोलियां चलाई, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया और उसको कुलगाम हॉस्पिटल लाया गया। मगर जहां पे अभी बताया जा रहा है, जो इत्तला है कि वो शहीद हो गया है। अभी ये इत्तला हमारे पास अभी भी पहुंची है कि उसकी शहादत को पूरी तरह से तस्दीक हो गई है, मगर अभी भी फौज यहाँ पे डटी हुई है पूरी तरह से। अगरचे दोनों तारकन के दरमियान गोलियों का तबादला वो पूरी तरह से थम गया है, मगर गाँव के अंदर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से इस गाँव में डटी हुई है। और हमें बताएगा क्या वहां पर इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है? हाँ, सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। ड्रोन की मदद ली गई है, मजीद फौज बुलाया गया है और पूरी तरह से जो रास्ता है ये अहरबल की तरफ जो जाता है, कुलगाम से अहरबल की तरफ जो रास्ता जाता है, पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया। चवलगाम इससे पहले गांव आता है, वहां पे ही पूरी तरह से पुलिस डटी हुई है। वहां से किसी भी गाड़ी को इस तरफ आने की इजाजत नहीं है और नोहमा से ही ट्रैफिक पूरी तरह से बंद कर दिया गया। से अगर अच्छा, हमें बताएगा क्या कुछ कहा जा रहा है कि कितने मिलिटेंट्स वहां पर छुपे हो सकते हैं? इस हवाले से कोई जानकारी सामने आ रही है?
अभी पूरी तरह से कोई भी जानकारी इस बारे में नहीं आई है कि कितने मिलिटेंट अंदर छुपे हुए हैं। अभी ये भी बताया जा रहा है कि शायद मिलिटेंट को भागने का कोई मौका मिला हो, मगर पूरी तरह से 3 लेयर जो सिक्योरिटी है वो बिछाई गई ताकि उनको कोई भी मौका भागने का फराहम ना हो। पूरी तरह से इस वक्त भी यहाँ पे कार्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूरी तरह से हर एक घर की तलाशी ली जा रही है। जहाँ पे बड़े बड़े खेत है उनकी तलाशी ली जा रही है, बागात है उनके ऊपर या ड्रोन बिछाया गया है और सिक्योरिटी मस्जिद भी बुलाई गई है, उन बागात की भी तलाशी ली जा रही है। अभी पूरी तरह से ये मालूम नहीं हो सका है कि मिलिटेंट अंदर ही बैठे हैं या भागने में कामयाबी उन्हें मिली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद जानकारी देने के लिए। हामिद आपको अपडेट कर रहे थे कि लगातार वहां पर जो एनकाउंटर था वो शुरू था, लेकिन फिलहाल एनकाउंटर जो है वहां पर खत्म फिलहाल हो चुका है, लेकिन वहां पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। और जो ये पूरा एनकाउंटर हुआ जिसमें से एक फौजी अहलकार जो है वो हलाक हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। कठुआ से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीएसएफ की गाड़ी रावी नदी में डूब गई और कहा जा रहा है कि जिसमें से एक बीएसएफ एहलकार की मौत वाकया हो गई है और 2 जख्मी हो गए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है। कठुआ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीएसएफ की गाड़ी रावी नदी में डूब जाती है, जिसके नतीजे में एक बीएसएफ एहलकार की मौत वाकया हो गई है और 2 जख्मी बताए जा रहे हैं और उन जख्मियों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। कठुआ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसएफ की जो गाड़ी थी वो रावी नदी में डूब जाती है, जिसके चलते एक बीएसएफ जो एहलकार है उनकी मौत वहां पर वाकया हो जाती है और बाकी जो 2 जख्मी हैं और उन्हें फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है। जानकारी लेंगे, हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव बताएगा क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? देखिए, मैं आगे आपको बताऊं कि यहाँ पर कठुआ के जब अमरनाथ यात्रा के चलते जो सुरक्षा बल यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, उनकी एक टुकड़ी जो बीएसएफ की है वो राजबाग जो कठुआ में पड़ता है वहाँ पर माता का मंदिर है, काली माता का मंदिर, वहाँ पे वो लोग ठहरे हुए हैं और उनकी एक गाड़ी जैसे ही राजबाग से जसरोटा से राजबाग की तरफ आ रही थी, जसरोटा में जो मंदिर है वहां से राजबाग की तरफ आ रही, तो बीच में रावी तवी इरिगेशन कैनाल पड़ती है जो उच्च दरिया से निकलती है और जम्मू तक जाती है, तवी नदी तक वो जोड़ती है। वो एक बड़ी नहर है, उसमें इस समय क्योंकि बरसात का मौसम है तो काफी पानी भरा हुआ था। वहां पर नहर का जो जहाँ से पार करना होता है वहां पे एक तीखा मोड़ है, जिससे जैसे ही वो मोड़ के ऊपर गाड़ी पहुंची तो वो अपना ड्राइवर संतुलन खो बैठा और गाड़ी जो है वो नहर में जा गिरी, जिसके कारण रावी तवी नहर में गाड़ी बिल्कुल डूब गई थी। लेकिन स्थानीय लोगों को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने इसको रेस्क्यू करने की कोशिश की और रेस्क्यू करते समय उन 3 लोग जो इसमें सवार थे उनको बाहर निकाला, जिनमें से 3 को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से एक ही को डॉक्टरों ने डेड डिक्लेयर कर दिया, जबकि 2 जो है गंभीर रूप से जख्मी है, जिनका इलाज कठुआ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तो ये घटना आज जसरोटा की नहर जो रावी तवी इरिगेशन कैनाल है वहां पे घटी है। तो इसके बाद बीएसएफ का जो जवान जिसकी मौत हुई है वह हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था और यहाँ पर माता काली मंदिर के अंदर उनका शिविर जो अस्थायी शिविर है यात्रा के दौरान वो ठहरे हुए हैं, क्योंकि यात्रा ड्यूटी पर जो सुरक्षा बल अतिरिक्त लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से उनकी। रंजीव, जहाँ पर जो 2 बीएसएफ के एहलकार है जो जख्मी हुए हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, उनकी कंडीशन अभी किस तरीके से है? अभी डॉक्टरों की जेरे निगरानी में है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो हमें सूत्रों से हवाले से खबर मिल रही है कि अभी वो उनकी कंडीशन ठीक है और क्योंकि गाड़ी डूब चुकी थी पूरी तरह से, तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन तो इस घटना के बाद से एक सुरक्षा बलों को एक बड़ा नुकसान जो आज हुआ है कि ये इसको लेकर एसएसपी कठुआ ने भी बयान जारी किया है कि इसके लिए एक गाड़ी की पुष्टि की है, एक जवान की मौत की पुष्टि भी उन्होंने कर दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव जानकारी देने के लिए। रंजीव आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर बीएसएफ की जो गाड़ी थी
वो रावी नदी में डूब जाती है, जिसमें से एक एहलकार की मौत हो जाती है और 2 जख्मी है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। तो जम्मू से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर जम्मू में बीजेपी का 2 रोजा इजलास जारी है और जिसमें से जेपी नड्डा आज जम्मू पहुंचे हैं। बीजेपी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इजलास की करेंगे सदारत, और जहां पर कल भी देखने को मिला था कि बीजेपी की तरफ से मीटिंग थी और आज जम्मू में बीजेपी का जो 2 रोजा इजलास है वो जारी है। जेपी नड्डा के सदारत में ये मीटिंग जो है वो होगी और कहीं ऐसे अहम मामले हैं जिन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जम्मू के मिश्री वाला में जेपी नड्डा जो है जम्मू पहुंचेंगे और यहाँ पर बीजेपी की जो मीटिंग है जम्मू के मिश्री वाला में बीजेपी की मीटिंग की सदारत जो है जेपी नड्डा करेंगे, जहां मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और बीजेपी की कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर अमवार के इंचार्ज तरुण चुग, एमपी डॉक्टर जितेंद्र जुगल किशोर, जम्मू कश्मीर पार्टी के सरबराह रविंदर रैना, बीजेपी के शरीक इंचार्ज बराए जम्मू कश्मीर आशीष सूद, बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर के अमवार के इंचार्ज असेंबली के साबिक स्पीकर कविंदर गुप्ता के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद है इस मीटिंग में। इस मीटिंग में मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा और असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी काफ़ी अहम ये मीटिंग बताई जा रही है। चलिए इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ अनिल शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल बताएगा कि जो मीटिंग है आज क्या कुछ खास है और जेपी नड्डा जम्मू पहुंचे हैं, अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए अतिया, इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त जो जानकारी मिल पा रही है कि जेपी नड्डा जो है वो जम्मू एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और उनका भव्य स्वागत जो है वो किया जा रहा है और कुछ ही क्षणों में जो है वो जम्मू के मिश्रीवाला में पहुंचेंगे, लगभग जहां पर 2000 के करीब कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं और उन कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा और आगामी रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा। उस रोड मैप की बात करते हैं जहां पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चाएं होनी है, समीक्षाएं होनी है और इसके साथ साथ कई अहम मुद्दों पर जो है सुबह से ही चर्चाएं चल रही है, चाहे वो जी किशन रेड्डी हो और इसी के साथ साथ तरुण चुग हो, आशीष सूद हो, तमाम ये दीगर चेहरे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा, कविंदर गुप्ता, तमाम ये दीगर चेहरे जो है इस बैठक में मौजूद थे और तमाम कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद थे। उनको संबोधित किया गया है, उत्साहित किया गया है और लगातार उत्साह बनता हुआ नजर आ रहा है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से जब हमारी बातचीत हुई थी उन्होंने ये साफ कहा था कि इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा जो है वो अपनी सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री भी जम्मू कश्मीर में भाजपा का ही होगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो लगातार अब इंतजार जो है उनका जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर किया जा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो है ये मंच को तय किया गया है जहाँ पर मीडिया के सामने जो है वो मुखातिब होंगे और मीडिया से चर्चाएं करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात पर रखेंगे। अब ये देखना होगा कि जब यहाँ पर पहुंचेंगे और आगमन होगा, आगमन होने के बाद जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो है भावनाई श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की जाएगी और उसके बाद ही मीडिया से मुखातिब हुआ जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पर यह देखा जाएगा कि जो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाना है वो भी एक बड़ा अहम रहने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी देने के लिए। अनिल आपको जानकारी दे रहे थे कि जम्मू में जिस तरीके से आज जो बीजेपी की मीटिंग है वो जारी है और जहां पर जेपी नड्डा भी जम्मू पहुंचे हैं, जिनका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा है। मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीजेपी सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शां इंदिराबी, साबिक नायब वजीर डॉक्टर निर्मल सिंह समेत दीगर सीनियर लीडर भी इजलास में आज मौजूद रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अनिल शर्मा ने जेपी नड्डा के पहुंचने से पहले उनसे खास बातचीत की है। करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस वक्त मौजूद है। सर, डॉक्टर साहब क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा जी आने वाले हैं, क्या मैसेज? जैसे आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सारे देश के लिए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए 6 जुलाई के दिन का एक विशेष महत्व रहता है। ये हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति से जुड़ा हुआ है और यही वो क्षेत्र है जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि कहा जाता है। 11 मई 1953 के दिन पंजाब से होते हुए जब वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहे थे तो उनको धोखे के साथ हिरासत में ले लिया गया और यहीं पर संदिग्ध परिस्थितियों में उनका स्वर्गवास हुआ। कल जो है एक बड़ी इजलास हुआ है, बैठक हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और साथ ही साथ कुछ ही क्षणों में यहाँ पर जो है जेपी नड्डा आने वाले हैं, किस तरह से तैयारियां हैं? आप देख रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है क्योंकि नड्डा साहब आज हमारे प्रेसिडेंट भी हैं और यूनियन मिनिस्टर भी हैं।
कृष्ण रेड्डी साहब कल ही पधारे हैं, चुग साहब कल ही पधारे हैं, सारे यहाँ पर हैं और नड्डा साहब का आज आना और इलेक्शन का बिगुल बज ही चुका है और असेंबली इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अब रविंद्र जी, आपको भी जिम्मेदारी दी गई है चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर, जम्मू को लेकर, किस तरह से तैयारी है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन यहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोरोना काल से लेकर के अब तक लोगों के बीच में काम करती रही है। जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं उसको लेकर के लोगों के बीच में जाती है और हमारा बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर संगठन पूरी तरह से बना हुआ है। उस किस तरह का उत्साहिता है आपके मन में, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रदेश कार्यकारिणी है और इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्रीमान जेपी नड्डा जी इसमें उपस्थित रहने वाले हैं और जिस समय आगे असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं और ऐसे डीडीसी, बीडीसी, पंचायत इलेक्शंस हैं, उसके मद्दे नज़र ये जो एक्सटेंडेड प्रदेश कार्यकारिणी है इसका बहुत महत्व है। सभी एकदम जोश है सब में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, दोनों जीती है। कांग्रेस का जहां सफाया हो गया है और परिवारवाद खत्म हुआ है, जैसे कि जहां उमर अब्दुल्ला हार गया है, महबूबा हार गई है और भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश में और आने वाले चुनाव का इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आए और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए। एकदम। तो चलिए नाजरीन, खबरें भी जारी रहेंगी, फिर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए क्योंकि ये एक मजहबी मामला है। मुहर्रम में एज एक्सपेक्टेड इस एडमिनिस्ट्रेशन से जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी वही हुआ कि जो अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे, जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, चाहे पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, सड़कों के हवाले से, ड्रेनेज की सफाई के हवाले से। और यहाँ पे जहाँ पे भी मैं गया लोगों ने शिकायतें की कि कोई अरेंजमेंट्स अभी हुए नहीं और यही एक्सपेक्टेशंस थी। उम्मीद है कि शायद अभी भी सुने समझे, कम से कम जो ड्रेनेज है, सैनिटेशन का काम करें, सड़कों पे जहाँ पे न सिर्फ मरम्मत की ज़रूरत है, रीलेइंग की ज़रूरत है और रीले करें, वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन का काम जल्द से जल्द हो। पानी फराहम करें, जितना जल्दी मुमकिन हो सके पानी को फराहम करें, ज़्यादा से ज़्यादा फराहम करें। मुहर्रम कल से परसों से शुरू होने वाला है, ज़्यादातर चीज़ें तो ये कर नहीं पाएंगे, मगर जितनी भी चीज़ें अर्जेंटली हो सकती है। देखिए, मेरी हमेशा से यही बात रही है, ये बेसिक फैसिलिटीज़ ये सिर्फ मुहर्रम के हवाले से नहीं होनी चाहिए। मुहर्रम में ऐसी कोई चीज़ कोई नहीं मांगता है कि जो स्पेशल हो मुहर्रम के लिए। पानी मांगता है जो हमेशा होना चाहिए, आम हालात में भी होना चाहिए। बिजली मांगते हैं, आम हालात में भी होनी चाहिए। सैनिटेशन मांगते हैं, आम हालात में भी होने चाहिए। सड़कें मांगते हैं, आम हालात में भी होनी चाहिए। तक इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये बेसिक फैसिलिटीज़ अभी तक प्रोवाइड की गई होनी चाहिए थी। तो मुहर्रम के हवाले से इतनी अर्जेंटली वो कहाँ पे करेंगे। और फिर भी इन लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है, आपके ज़रिए से ये बात पहुंचाऊंगा और कम से कम सेंसिटिव हो जाए और जल्द से जल्द इन चीज़ों पे काम शुरू करें। सर, 8 मुहर्रम को सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर में गुजरती है, तो पिछले साल उसको इजाज़त दी गई, इस बार क्या कुछ आप LG एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, उनका क्या है उस बारे में। आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दैट। मैं ऐसी कोई भी चीज़ जिसे मोदी और अमित शाह फिर ऐवान में ये कह के बेचे कि ये नॉर्मल सी की एक अलामत है, मैं उस किसी भी चीज़ के हक़ में नहीं, इमाम से भी उस चीज़ के हक़ में नहीं। मीरवाइज डॉक्टर उमर फारूक ने आज श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आग से मुतासरा लोगों से मुलाकात की। मीरवाइज ने आवाम से अपील की कि वो मौजूदा वक्त में एक दूसरे की मदद करें ताकि आग से मौसर अंदाज में निपटा जा सके। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। मैं समझता हूँ कि बोरी कदल के सानिया के बाद एक और सानिया यहाँ पे हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि इंसानी कोताही का भी एक अमल दखल है। हमें ज़्यादा मुहतात रहना है और ख़ासकर जो मसाजिद हैं, जो घरेलू लोग इसमें रहते हैं, उनको एहतियात करना है। ख़ासकर शॉर्ट सर्किट का मामला है, गैस लीकेज का मामला है। इस वक्त हमने भी अपील की है सबसे कि खासकर यहाँ मसाजिद हैं और जो दीनी हमारी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो सब रिव्यू करें थोड़ा हालात को, फायर
रिव्यू होना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए। अब ये है कि अब इसमें अब इंसान अब जितना भी करे, ये तो एक हादसा ही है। अब हादसा जब होता है तो आप इसको रोक नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा सा हम इसको एहतियाती तदाबीर जो है वो हम करें। तो बहुत अफसोस हुआ देखकर कि मस्जिद पाक तो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे शहीद हो चुकी है, खाकसर हो चुकी है, और 2-3 मकान भी यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अब इसमें हम सबको इंशाल्लाह हिम्मत करनी है, करेंगे सब। इसमें क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो मोहल्ला कमेटी है, जो मस्जिद कमेटी है, जो फायर एंड इमरजेंसी का अमला है, यहाँ पर कई सारे हैं, लेकिन वहाँ पर उनमें कोई एम्प्लॉयज नहीं है। वो ये शिकायत पिछली बार भी हमें महसूस हुई कि अगरचे अमला है, कहीं पानी की किल्लत है, कहीं फायर हाइड्रेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पे जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके आने में थोड़ा सा फुकदान है, उनके वो लेट आए। शुमाली कश्मीर गंडगोश कुपवाड़ा में दौरान शब आग की एक भयानक वारदात में 2 मंजिला मकान खाकसर हुआ। इतला मिलते ही मुकामी लोग फायर इमरजेंसी और पुलिस के एहलकार मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। ताहम आग की इस वारदात में 2 मंजिला रिहायशी मकान और इसके अंदर सामान मुकम्मल तौर पर खाकसर हुआ। इधर मकान मालिक का कहना है कि 3 लाख रुपए नकदी भी जल गए हैं। ये मजदूर तबके से वाबस्ता है, इनके पास जो भी जमा पूंजी थी वो जलकर खाकसर हो गई है। उन्होंने अवाम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि उनकी भरपूर मदद करें। जी, मेरा नाम जहांगीर अहमद खान है, मैं गोंडगोशी का रहने वाला हूँ। रात के 11:30 बजे लगभग आग नमूदार हुई। देखते ही देखते 5 मिनट में पूरा मकान जल गया। हमने कुछ भी नहीं निकाला। हमारे पास 3 लाख कैश था ऊपर, वो भी नहीं निकला। सब कुछ खाकीसर हुआ। खाली हमने बच्चे निकाले बाहर और रात को हम यहाँ बाहर सोए। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं बचा। क्या चाहते हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि हमें भरपूर मदद की जाए ताकि हम भी अपना आशियाना बना सकें। नमाज पढ़ के आए तो 11 बजे जैसे हम सोने लगे, बस थोड़ा सा टास हुआ। हमने सोचा ये मामूली है, हम नीचे मंजिल में सोए थे। तो फिर जैसे ऊपर टास हुआ तो हमने सोचा ये कोई जानवर होगा, कुछ छोटा मोटा। तो ये बस 5 मिनट नहीं निकले सर, ऊपर से बस आग पूरे को लपेटी गई है। फिर छोटे बच्चे हमने बड़ी मुश्किल से, मेरे को पता ही नहीं है, मैं गांव वालों ने आकर बच्चे निकाले। फिर हमें कोई पता नहीं है सर क्या हुआ पूरा। हाँ, पुलिस भी आई थी और आर्मी वाले भी आए थे। उनका बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने बड़ी इसको आग को अब बुझाने की कोशिश की सर। और भी मकान चाहते हैं आप लोग? क्या हम यही चाहते हैं कि हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हम इस वेले बिल्कुल नंगे आसमान के नीचे पड़े, खुदा की तरफ देखकर तो हमारी कुछ थोड़ी मदद करें। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।